हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2019 जुलाई का पेपर है ये, और इसके थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फॉर पेट्रोलियम। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए, डीजल भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वैक्स भी है यानी पैराफाइन वैक्स होता है, ग्रीस होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना। ये सब क्या है? तो ये होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है? तो आपका कोल, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? कोल जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। कोल के प्रोडक्ट जरूर होते हैं, जैसे कोल तार हो गया, है ना, कोल तार हो गया, कोक हो गया, ये कोल के प्रोडक्ट हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, तो वो क्या होगा? कोल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग इज सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट ऑन फुल मून डे। यानी पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम आपको इसमें बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे त्योहार है जो कि सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही मनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दिवाली। दिवाली किसमें? अमावस्या में मनाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। पहला ही ये गलत हो गया। गुरु नानक तो पूर्णिमा को मनाया जाता है, और रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं हमारा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, होली। होली, महाशिवरात्रि एंड बुद्धा जयंती। तो होली तो मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि, बुद्धा जयंती ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक जयंती या गुरु नानक बर्थडे। तो ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि होली भी पूर्णिमा के दिन हम मनाते हैं, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन ही होता है, और गुरु नानक पर्व बोले या गुरु नानक का बर्थडे बोले, वो भी जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु नानक के बर्थडे को यानी गुरु नानक साहब के जन्म दिवस को हम क्या बोलते हैं? गुरु पर्व के नाम से जानते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी। आपको बताना है कि यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस को आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे स्टेट किस तरफ, किसके कोस्ट के साइड पड़ते हैं? अरब सागर के कोस्ट के साइड। यानी निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर बोलते हैं। यानी आपको तीनों जो होगा स्टेट वो अरब सागर की तरफ उसका कोस्ट एरिया होगा, यानी समुद्र तट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, कर्नाटक, केरल एंड गुजरात। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैप का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप अगर भारत का मैप हम अगर इस तरह से देखेंगे तो आपका गुजरात यहाँ पड़ता है, ठीक है, गुजरात है यहाँ पर आपका, ये नीचे में आपका केरल पड़ेगा, और ये आपका कर्नाटक पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है? अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है इस साइड। ठीक है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी इस साइड पड़ती है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन से ऐसे पेयर ऑफ स्टेट हैं जो कि अरब सागर के साइड हैं। तो कौन से है? आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि कर्नाटक, केरल एंड गुजरात। ये हो गया गुजरात, ये कर्नाटक एंड केरल, तीनों का कोस्ट किस साइड है? अरेबियन सी के साइड है, अरब सागर के तट पर है। ठीक है, फिर भी और ऑप्शन देखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश तो आपका इस साइड है, यानी बंगाल की खाड़ी के साइड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी अरब सागर के साइड है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। तमिलनाडु यहाँ से बीचों बीच पड़ता है, यानी तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीचों बीच पड़ता है, तो ये होगा नहीं। आंध्र प्रदेश यहाँ कट गया, क्योंकि ये कहाँ होगा? बे ऑफ बंगाल में कर्नाटक होगा। तो आपको देखना था कि तीनों आना चाहिए, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं।
वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, यानी आपको बताना है कि झारखंड का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ना। तो आपके जो हमारा देश का मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है झारखंड का पोजीशन। तो इसमें आपको चारों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। पहला है वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के वेस्ट में पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि झारखंड पड़ता किस साइड है, उसके बाद हम ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। ये भारत का आपको समझना है कि ये भारत का क्या है, मैप है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर प्रदेश ये पड़ता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये है आपका झारखंड, ये है बिहार, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, वेस्ट बंगाल, यहाँ है वेस्ट बंगाल, यहाँ पड़ता है उड़ीसा और ये पड़ता है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक है। तो आपको झारखंड कौन सा है, ये है, ठीक है ना। ये हो गया झारखंड, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया बिहार, ये आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी के नाम से हम जानेंगे, और ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या है वेस्ट ऑफ। अब मैप का तो आपको नॉलेज होगा ना कि इस तरह मैप को हम देखते हैं। एक मिनट, ये हो गया मैप में, ये नॉर्थ होता है। मैप की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे आप मैप से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2 से 3 तो पक्का आते हैं। तो आपको अगर मैप का अच्छा नॉलेज होगा, डायरेक्शन का अच्छा नॉलेज होगा, तो आप इजीली वो 3-4 क्वेश्चन कर लोगे, है ना। तो देखो अब आपको देखना है कि पहले तरफ वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के वेस्ट में है, क्या वेस्ट में है, नहीं, यहाँ पे नीचे में पड़ रहा है। ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का ईस्ट क्या होगा, वेस्ट, ईस्ट तो इस साइड होगा, वेस्ट बंगाल का इस साइड, तो इस साइड तो है नहीं। नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा है, उड़ीसा का नॉर्थ, मान लो उड़ीसा यहाँ है, ये उड़ीसा है और इसके नॉर्थ में पड़ना चाहिए, यानी नॉर्थ में यहाँ कहीं झारखंड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा है कि उड़ीसा के नॉर्थ में है, यानी उड़ीसा के नॉर्थ में क्या है, झारखंड है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर लोकेटेड, ये भी देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन है, आ गया ना 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन से। यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, ठीक है ना। आप एक्स पर लोकेटेड हो और आपका स्कूल जो है वो वाई पर है, ठीक है। देयर इज नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, आपके घर से लेके स्कूल जाने का कोई स्ट्रेट पाथ नहीं, यानी सीधा रास्ता नहीं है, यानी घूम फिर कर आपको स्कूल पहुंचना है। सो यू फर्स्ट गो टू ए विच इज 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैप ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये ड्रॉ कर लोगे आप कि ये क्या है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सो यू फर्स्ट गो, सबसे पहले आप कहाँ हो, अपने घर के पास हो, ठीक है, एक्स के पास हो, ठीक। और आपको कहाँ जाना है, फर्स्ट यू गो ए विच इज 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ एक्स, यानी एक्स से कहाँ जाना है, हमको नॉर्थ जाना है, कहाँ कितना जाना है, 30 मीटर, ठीक है। और वो पॉइंट कौन सा है, ए है, ठीक है। अब क्या करना है, देन यू गो टू बी विच इज 40 मीटर टू ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए। अब बताइए ए है, ए का इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। देखिए मान लीजिए ए यहाँ है, तो वेस्ट किधर होगा, इस साइड बढ़ेगा ना, तो कहाँ बढ़ेंगे, वेस्ट बढ़ेंगे, यानी ए से आपको वेस्ट की तरफ घूमना है, इस तरफ, यानी पश्चिम साइड में घूमना है आपको, वेस्ट यानी पश्चिम साइड में। कितना घूमना है, 40, ठीक है ना, 40 घूमना है, 40 मीटर, ठीक है। देन यू गो टू सी विच इज 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ बी। अब यहाँ पे बी के पास आप पहुंचे, अब बी के नॉर्थ में 30 मीटर पे क्या है, सी है, ठीक है ना। यहाँ आप सी पर गए, नॉर्थ कहाँ जाएंगे, ऊपर साइड में जाता है, यानी उत्तर कहाँ रहता है, ऊपर साइड में। तो ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है,
ड्यू टू नॉट फाइनली यू रीच योर स्कूल एट y विच इज 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ c। अब आपको c के 40 मीटर जाना है, यानी आप स्कूल पहुंच गए हो, लेकिन स्कूल कहाँ है आपका? स्कूल को डिनोट किससे करना था? y से। और x क्या था? आपका घर है ना, और ये क्या है? आपका स्कूल। ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है ना। तो आपको c से आपको वेस्ट साइड में, यानी वेस्ट किधर है? इस साइड जाएंगे ना, इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे वेस्ट साइड में जाना है, तो 40 मीटर पे है ना। तो क्या बोल रहा है? विथ रिस्पेक्ट ऑफ योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, यानी आपका स्कूल कहाँ है? ये रहा आपका स्कूल, और आपका घर कहाँ है? ये है। तो आपको बताना है कि आपका स्कूल जो है, आपका घर जो है, आपके स्कूल के रिस्पेक्ट में, यानी स्कूल को देखते हुए अपने अपने घर का डायरेक्शन बताना। तो देखिए आपका घर का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, आ रहा है ना, यहां से ऐसे आ रहा है। तो ये एक तो क्या हो गया? ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों डायरेक्शन को, अभी इन दोनों के बीच का देखिए ऐसे आ रहा है ना, तो ये क्या होता है? साउथ। इन दोनों के बीच को डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी साउथ और ईस्ट के बीच में आता है उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है उसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, और वेस्ट एंड साउथ के बीच में आता है उसको साउथ वेस्ट कहते हैं। तो कहाँ आ रहा है आपका घर? साउथ वेस्ट में है ना, साउथ वेस्ट में आपका घर आ रहा है। तो आंसर कौन सा? साउथ ईस्ट में आपका घर आ रहा है ना। स्कूल के रिस्पेक्ट में आपका घर किस साइड है? साउथ ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 65 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है, सेम उसी तरह जो हर बार पूछा जाता है ना। A boy board a train on 30th of June 2019 at Madgaon for Nagarkoli. The train departed at 9:45 hour from Madgaon and reached Narkoli at 7:15 hour on the next day. If the distance covered by the train during this time interval is इतना 114 किलोमीटर, देन एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको स्पीड निकालना है, और आपको टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? टाइम निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आप टाइम निकालो। टाइम निकालने के लिए क्या है, एक दिन लग रहा है उसको जाने में, है ना। 9:45 में निकल रहा है और 7, यानी एक दिन से भी कम लग रहा है, अगले दिन वो पहुंच जा रहा है 7:15 पे। तो सबसे पहले तो आपको 9:45 से लेके 12 बजे रात तक का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 9:45 है ना, 9:45, 9 यानी 9:45 पर, ठीक है। ठीक है, 9:45 से आपको 12 बजे रात तक कितना हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा 12 बजे रात तक? यानी 9:45 का सुबह हो रहा है और 12 बजे रात तक का टाइम आपको निकालना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको 7:15 तक का टाइम निकालना है, ठीक है ना। 7:15 का टाइम निकालना। अब देखिए टाइम अक्सर जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो 12 बजे रात यानी क्या हो जाता है? 24 बज जाता है ना। 24 की मिनट कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 24 लेंगे, 24 में क्या करेंगे? 9:45 को माइनस करेंगे, 9:45, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 0 से तो 45 जाएगा नहीं, तो इससे एक कैरी लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 23। एक कैरी दे देगा तो एक कम हो गया। और यहाँ पे जब देखिए ये आवर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे 60 होगा। 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 लेते हैं, है ना। ये आवर वाला जैसे टाइम वाला जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उससे अलग होता है, जो जनरल कैलकुलेशन होता है उससे अलग होता है। तो यहाँ पे 1 घंटा इधर दे दिया, 1 घंटा दे दिया यानी 60 मिनट दे दिया, और यहाँ पे है 9:45, ठीक है, 9:45। अब इसको माइनस करते हैं ना। 10 में से 5 जाएगा 5, और 5 में से 4 जाएगा
1 15 और 23 में से 9 जाएगा 14, यानी 14:15 14 घंटा 15 मिनट टाइम लगा उसको रात को 12 बजे तक 9:45 से लेकर, ठीक है। अब प्लस इसमें कौन सा जोड़ देंगे 7, उसके बाद कितना लगा 7 घंटा लगा ना, 12 बजे से लेकर 7 बजे सुबह तक कितना हुआ है, पूरा एक्यूरेट है, 7 घंटा 15 मिनट लगा। तो फिर हम क्या करेंगे 7 घंटा 15 मिनट इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 21:30 है ना। तो टोटल हमारा टाइम क्या हो गया 21:30 हो गया है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 यानी हाफ एन आवर है ना, तो 21.5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये आपका टाइम निकला, ठीक है 21.5। तो हमको निकालना क्या था, स्पीड निकालना था। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो अब देखो डिस्टेंस क्या निकला, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, गिवन है यानी दिया हुआ है 1140 किलोमीटर, और आपका टाइम क्या निकला 21 पॉइंट 21.5, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो डिवाइड करोगे तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। डिवाइड करके देखना ये आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है तरीका इसको सॉल्व करने का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बनोगे, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 66 क्वेश्चन नंबर। अगला है इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट ए लैंड टू द फॉरेस्ट पीपल आदिवासी फॉर द फार्मिंग इन ए स्पेशल यूनिट कॉल्ड टीन। व्हाट इज टीन, देखिए 1 टीन ऑफ लैंड एंड 1 टीन ऑफ सीड, इस तरह की बातें बताई गई है ना। हुज फॉरेस्ट नाम का चैप्टर है एनसीईआरटी ईवीएस में क्लास 5th में। तो आपको इसमें बताना है कि ये टिन क्या है, व्हाट इज टिन, है ना। टिन का यूज क्यों किया गया है, ये टिन है क्या। तो ये टिन उसमें बताया गया है, यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं, ए लैंड ऑन विच ए फार्मर ग्रो 1 टीन ऑफ सीड। और दूसरा है ये देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं कि द लैंड विच डायमेंशन 100 मीटर इंटू 100 मीटर की, होगा नहीं। यूनिट ऑफ लैंड स्पेशली डिजाइन फॉर फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रो 1 टीन ऑफ सीड, ए लैंड फ्रॉम विच फार्मर प्रोड्यूस 1 टीन ऑफ सीड। 1 टीन ऑफ सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वहां पे ग्रो करना है ना। तो उस लैंड को हम कहते हैं 1 टीन ऑफ सीड एंड 1 टीन ऑफ क्या होता है 1 टीन ऑफ लैंड एंड 1 टीन ऑफ सीड, इस तरह से उस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा कि 1 टीन का मतलब, ये टीन का मतलब क्या है, ए लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रो 1 टीन ऑफ सीड, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, ठीक है ना। वो किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। किसको दिया है, आदिवासी लोगों को। और आदिवासी लोग जब जंगल में 25 साल या उससे ज़्यादा रह जाते हैं तो उन पर जंगल के प्रोडक्ट पर, जंगल की धरती, वो वहाँ की लैंड पर उनका पूरा अधिकार हो जाता है। और ये एक्ट आया था 2007 में, जिसको राइट टू फॉरेस्ट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। On which of the following city mountain of sand called sand dune are found, यानी सैंड ड्यू रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, किस कंट्री में पाए जाते हैं, किस सिटी में पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अबू धाबी में पाए जाते हैं ना। अबू धाबी के बारे में, वहाँ की करेंसी के बारे में बताया गया है ना। यूएई है, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पर सैंड ड्यू पाए जाते हैं, रेत के टीले अबू धाबी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। We all observe old well which have dried up. Our elders say that about 25 to 30 years ago there was insufficient water in the well, but now sufficient water in the well, but now these have completely dried up. Select
फ्रॉम द फॉलोइंग पॉसिबल करेक्ट रीजन फॉर ड्राइंग अप वाटर इन द वेल। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो बताया करते हैं, या हमारे जो बड़े हैं वो बताते हैं कि 25 से 30 साल पहले क्या होता था ना, कुएं के पानी में बहुत ज्यादा पानी रहता था, कुएं में बहुत ज्यादा पानी रहता था, लेकिन अब ये सब सूख गए हैं। तो क्या रीजन है उनके सूखने का, है ना। तो हम ऑप्शन देखेंगे, द लैक और पॉन्ड इन विच द रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। यानी अब क्या है, अब लैक और पॉन्ड का जो चलन है ना वो खत्म होते जा रहा है और अब दिखता नहीं है, बहुत रेयरली दिखता है। ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। The soil around the tree well and nearby area is now covered with a coal tar and cement. coal tar और सीमेंट से, जैसे ट्री के पास क्या होता है, अब बारिश की पानी होती है तो ट्री क्या करता है, ट्री के जड़ों तक पानी जाता है, उससे वो फिर क्या होता है अंडरग्राउंड वाटर तक जाता है और जिससे पानी हमको मिल जाती है। तो अब क्या हो कि ट्री के जड़ों तक तो पानी जाता ही नहीं है, क्योंकि क्या हो गया कि अभी पार्क वगैरह बनाने का सिस्टम आ गया है, फुटपाथ बन जाते हैं पार्क वगैरह में, तो ट्री के जड़ों के आसपास क्या किया जाता है, सीमेंटेड पाथ बना दिया जाता है, जिसके कारण वहां पानी जा नहीं पा रहा। तो ये भी रीजन करेक्ट होगा। पेड़ों और कुओं, क्या है, पेड़ों और कुओं और आसपास के क्षेत्र में जमीन अब कोल तार और सीमेंट से ढक दी गई है, ये भी सही है। नो यूज ऑफ वेल एज देयर इज टैप इन एवरी हाउस, ये गलत है। ये कोई रीजन नहीं हुआ कि वेल का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि सबके पास पानी वाली नल है, ये गलत है। ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पंप हैज कम अप टू ड्रॉन अंडरग्राउंड वाटर। हाँ, और दूसरा ये बात हो गया है कि वेल को क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हैंड पंप के थ्रू, मोटर पंप के थ्रू क्या किया जाता है, पानी को अंडरग्राउंड वाटर से निकाल के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके कारण भी ये जो वेल हैं वो सूख रहे हैं और उनका यूज नहीं है। यानी ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। In EVS, concept and issue have not been compartmentalized into science and social science. Why? अच्छा, EVS में जो है ना वो अलग से नहीं पढ़ाया जाता है कि ये साइंस का पार्ट है, ये सोशल साइंस का पार्ट है ना। सबको क्या पढ़ाया जाता है, सबको इंटर रिलेट करके पढ़ाया जाता है। इसका रीजन क्या है ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, सिलेबस ऑफ EVS हैज बीन प्रिस्क्राइब एज सच बाय द CBSE। यानी CBSE ने इस तरह का सिलेबस दिया है इसके कारण, ठीक है। The children look at his and her environment in holistic manner। हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये NCF बोलता है कि EVS को हम अलग नहीं पढ़ा सकते साइंस और सोशल साइंस से। हम सोशल साइंस और साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस सबको इंक्लूड करके एक साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो इन्वायरमेंट को ना होलिस्टिक देखते हैं। वो ये नहीं बोलते कि अच्छा ये देखो पेड़, ये है साइंस, है ना, ये देखो ये है, ये क्या है, ये पंचायत, ये देखो है सोशल साइंस। इस तरह नहीं देखते वो, इन्वायरमेंटल को क्या देखते हैं, होलिस्टिक मैनर में देखते हैं। यानी तो इस आयु के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें, इस तरह EVS को हम साइंस सोशल साइंस से अलग नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सबको इंक्लूड करके एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी हम इट इज ए गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। इट इज डिक्रीज द सिलेबस लोड, ये भी नहीं होगा, है ना। सिलेबस लोड को घटाने के लिए नहीं है। मेन आंसर क्या होगा कि बच्चे किसी भी चीज को होलिस्टिक देखते हैं, संपूर्ण रूप से देखते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is true with respect to EVS subject from class 1 and 2? EVS के बारे में क्लास 1 एंड 2 में क्या बताया गया है ये हम देखेंगे। इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS as ट्रांजैक्ट थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू हम EVS को पढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS एंड ट्रांजैक्ट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथ। बिल्कुल सही बात है। EVS, ये NCF ने बताया है कि हम अलग से EVS 1 और 2 को नहीं पढ़ाते, हम EVS कैसे पढ़ाते हैं 1 और 2 क्लास में, लैंग्वेज के थ्रू, है ना, और मैथ्स के थ्रू हम EVS को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। 1 एंड 2 क्लास में बच्चों को EVS क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। और फिर क्लास 3rd से लेके 5th क्लास तक क्या किया जाता है, EVS पढ़ाया जाता है। और 5th क्लास के बाद EVS को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, किसमें, साइंस एंड सोशल साइंस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। फिर भी हम और ऑप्शन देखेंगे। EVS इज ए न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस एट द क्लास 1, ये भी गलत ऑप्शन है।
ईवीएस इज ए सब्जेक्ट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड क्लास 1 and 2, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं समझ नहीं सकते हैं, एक्चुअल रीजन यही है कि ईवीएस को हम किसके थ्रू पढ़ाते हैं, लैंग्वेज और मैथ के थ्रू क्लास 1 and 2 में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। इन EVS theme have been proposed instead of topic in a syllabus why। अच्छा, इसमें बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों थीम बेस्ड बनाया गया है EVS को, क्यों 6 थीम्स डाली गई है, उसके पीछे का रीजन पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो रिड्यूस द चैप्टर इन EVS ये गलत है। देखिए, किसी चीज को रिड्यूस करना, बर्डन को कम करना, ये कोई बात नहीं होती है ना। टू एनहेंस द इन्वायरमेंट कम्प्रिहेंसिव ऑफ द लर्नर, ठीक है, ये भी सही है। टू डेवलप कनेक्ट एंड इंटर रिलेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यू ऑफ द लर्नर लोकल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये भी सही है। थीम बेस्ड EVS ट्रांजेक्शन इजी टू कंपेयर टू द टॉपिक, देखिए ये और पहला और चौथा तो बिल्कुल गलत। आपको सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट किसके करना है, आपको सेकेंड एंड थर्ड में। देखिए दोनों सही लग। टू इनहेंस द इन्वायरमेंट कम्प्रीहेंशन ऑन लर्नर, ये भी सही है कि इन्वायरमेंट को आपको अच्छे से समझाने, बच्चों के परिवेशिक बोध में वृद्धि करने के लिए। लेकिन इससे भी सही आंसर आपको देखिए ऑप्शन नंबर 4 थर्ड लगेगा। देखिए, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ द लर्नर लोकल इन्वायरमेंट, यानी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित संबंध के विकास के लिए क्या किया गया है, EVS को क्या बनाया गया है, थीम बेस्ड बनाया गया है ना। और 6 थीम्स दी गई है, उसके अराउंड सारे चैप्टर घूमते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे चैप्टर दिए हुए हैं, है ना, उस 6 थीम्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम। ब्रॉड थीम के बारे में दिया गया है, आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉड थीम 6 ब्रॉड थीम है ना। कितनी थीम दी गई है, 6 ब्रॉड थीम दी गई है ऑफ द EVS प्रेजेंट सिलेबस में। तो 6 ब्रॉड थीम में सबसे पहले तो आपको 6 ब्रॉड थीम पता होनी चाहिए, और एक थीम जो है ना उसमें भी सब थीम दी हुई है। तो सबसे पहले ब्रॉड थीम में कौन कौन सी है, शेल्टर ब्रॉड थीम है, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू भी ब्रॉड थिंग है। आपको बताना कि 6 ब्रॉड थिंग नहीं है ना, और फूड भी ब्रॉड थिंग है। देखिए, वर्क एंड प्ले जो है ना, ये ब्रॉड थीम नहीं है, ये है ना, ये है एक थीम है जो सबसे पहला थीम माना जाता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। उस थीम में 4 सब थीम है। जैसे 4 सब थीम कौन से हैं, जैसे रिलेशनशिप हो गया, वर्क एंड प्ले हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल। ये 4 थीम किस में आते हैं, रिलेशनशिप वाले थीम में आते हैं। तो ये होगी, तो ब्रॉड थीम कौन कौन सी है, ये तीनों जो है वो ब्रॉड थीम है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ब्रॉड थीम कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 वर्क एंड प्ले जो है ये ब्रॉड थीम नहीं है, ये सब थीम में आता है ना। तो अगर सब थीम पूछता तो वर्क एंड प्ले होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ब्रॉड थीम नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा। ये किस थीम के अंतर आता है, ये थीम आता है फैमिली एंड फ्रेंड के अंदर आता है। देखिए, आपको कितना नॉलेज रखना है EVS से लेके, आपको एक एक थीम को देखना है, उससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू EVS, के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बताना है। नेचर ऑफ EVS इज इंटीग्रेटेड, EVS का नेचर कैसा है, इंटीग्रेटेड है। EVS इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ये भी सही है, ठीक है ना। तो आपको गलत बताना है कि इसमें गलत क्या दिया है। EVS तो इंटीग्रेटेड है ही, इंटीग्रेटेड इसलिए है कि उसमें साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडी सबको क्या किया गया है, मिक्स करके, मर्ज करके EVS को बनाया गया है। EVS में कंटेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये भी सही होगा। EVS इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर, हाँ, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर लर्निंग पर फोकस किया गया है। EVS प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या दिया रहा है, अवसर प्रदान कर रहा है, किस लिए, परिवेश को, यानी पर्यावरण अध्ययन बच्चों के अपने परिवेश को खोजने का अवसर प्रदान कर, ये भी सही है। EVS एम्फसाइज डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनेशन, बिल्कुल गलत है। डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनेशन को तो NCA पूरा बैन ही करता है कि आपको डिफिनेशन नहीं रटवाना है, मेमोराइजेशन से दूर ले जाने को बोलता है ना, रिमेम्बरिंग से दूर ले, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि EVS के रिस्पेक्ट में ये बात गलत बताई गई है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। ईवीएस में नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना, यह पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, बिल्कुल सही है। एक्टिव बच्चे का क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चों का सक्रिय भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है। रिलेटिंग चाइल्ड नॉलेज विथ टीचर नॉलेज, देखिए चाइल्ड नॉलेज को टीचर के नॉलेज से रिलेट करना ये गलत है ना। देखिए दोनों का एज डिफरेंस है, दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग तरह का है, तो कैसे आप चाइल्ड को कंपेयर कर सकते हैं टीचर के साथ, ये गलत है ना। लर्निंग ईवीएस आउटसाइड फ्रॉम द फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम एंड रिलेटिंग चाइल्ड लोकल नॉलेज टू द स्कूल ऑफ द नॉलेज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको देखिए क्या है कि लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम। देखिए ईवीएस को लर्न करना आपके क्लासरूम से बाहर है ना, आप यानी कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, क्लासरूम से बाहर तक भी है। तो ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शन सही है। रिलेटिंग चाइल्ड लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, तो ये किसी में नहीं दिया। ए सी एंड डी होना चाहिए इसका आंसर, है ना, ए सी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, ए सी एंड डी। आपको बच्चों को ईवीएस क्या बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारे क्लासरूम से भी बाहर दुनिया है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही। तो किसमें सी दिया हुआ है, बस इसमें सी दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें सी दिया है तो डी भी दिया, डी इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है कि रिलेटिंग चाइल्ड लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, लेकिन फिर भी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इंगेज लर्नर इन ईवीएस, यानी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति, है ना, टेक्निक बतानी है। तो सबसे क्या है, नरेटिंग, यानी किस्से कहानियां सुना के बच्चों को क्या कर सकते हैं, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बच्चों का मन लगा सकते हैं। रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, ये तो क्या हो गया, पैसिव वे हो गया, है ना, कि खड़े बच्चे को खड़े करवा दिए और रीडिंग करवा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर, ये भी पैसिव टेक्निक हो गई, टीचर सेंटर एजुकेशन हो गया। क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन, ये भी सही है, लेकिन इसमें टीचर ही एक्टिव रहेगा। आपको ऐसा दिखाना है जहां पर बच्चे भी एक्टिव रहे और टीचर भी एक्टिव रहे। तो नरेटिव जो होता है, किससे कहानियां सुना, तो बच्चे क्या करेंगे, इंटरेस्ट पैदा होगा बच्चों में, बच्चे ध्यान से सुनेंगे और यही टेक्निक आपकी बेस्ट टेक्निक मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन शुड बी इंगेज टू टैप सोर्स अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर इन ईवीएस वाई, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों, देखिए टीचर और टेक्स्ट बुक के अलावा भी आपके बहुत सारे रिसोर्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं ना, आपको कुछ मिलेगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्यों ऐसा क्यों बताया गया है, ठीक है ना, तो आपको इसका आंसर बताना है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ ईवीएस, बिल्कुल सही है कि टेक्स्ट बुक और टीचर ही ऐसा नहीं है जिससे आपको नॉलेज मिल सकता, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल सही। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट एंड कम्युनिटी, है ना, जिससे क्या होगा कि आपके पेरेंट और कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। ठीक है, ये भी सही है। फिर क्या है, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू नो देयर चाइल्ड बैकग्राउंड, ये भी अच्छा है कि इससे क्या होगा, टीचर को क्या मिलेगा, बच्चे के बैकग्राउंड का पता लगेगा और बच्चे के बैकग्राउंड को वो जान पाएंगे। इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रेन, इससे बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास होगा। ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा है जो आपका बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर
स्टेटमेंट ए, बी एंड सी सही होगा। और किस में है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में है कि इससे क्या होगा, टेक्स्ट बुक टीचर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे को इनकरेज किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है सीखने के लिए, है ना। और क्या है, इससे क्या होगा कि पेरेंट्स का और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है ना। टीचर जानना, अब इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा पेरेंट्स और कम्युनिटी का, तो टीचर को क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों की बैकग्राउंड को जानने के लिए, है ना। बच्चे के या शिक्षक के बच्चे की पृष्ठभूमि को जानने के अवसर प्रदान होंगे इससे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर देखेंगे। A teacher always begin by the conducting activity followed by the question and discussion. The objective of conducting activity, question and discussion is to, ठीक है ना। एक टीचर क्या करता है, सबसे पहले अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, है ना, ठीक है ना, क्या करता है कि कोई भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले बिगिन बाय द कंडक्टिंग एक्टिविटी फॉलो बाय द क्वेश्चन एंड डिस्कशन, ठीक है ना। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने से पहले, यानी कोई भी एक्टिविटी कराने से पहले प्रश्न करता है और डिस्कशन करता है, यानी चर्चा करता है। इसके पीछे उसका रीजन क्या, उसका मोटिव क्या हो सकता है उस टीचर का, क्यों वो कोई भी एक्टिविटी कराने से पहले बच्चे को क्या कर रहा है, बच्चे से क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे से डिस्कशन कर रहा है। तो ऑप्शन देखते क्या कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। एसेस द चाइल्ड प्रोसेस स्किल, बच्चे की प्रोसेस स्किल को क्या कर रहा है, एसेस कर रहा है ना, बच्चे की प्रतिक्रिया कौशल का आकलन कर रहा है, ठीक है। फिर क्या है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि बच्चे एक्सप्लोर करिए, तो सही है बिल्कुल भी, ठीक है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जब क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, तो क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। बच्चे अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप की अपनी अभिव्यक्ति को क्या करेंगे, एक मिनट, बच्चों को खोजने के अवसर दे रहा है, बिल्कुल बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर दे रहा है, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का मौका दे रहा है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चाइल्ड बेस ऑन द पेस ऑफ लर्निंग, है ना, चाइल्ड बेसिस ऑन देयर पेस ऑफ लर्न, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है आपको क्लास में, है ना, सारे बच्चे इक्वल है। आप इस तरह की नेगेटिव बातें क्लास में नहीं कर सकते हैं। ये तो है कि प्रोसेस स्किल को करना है, एसेस द चिल्ड्रन प्रोसेस स्किल, यानी बच्चे की प्रतिक्रिया कौशल का अवसर करना, यानी उनके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करना। तो ये तीनों होगा, ए एंड बी एंड सी तीनों करेक्ट होगा। इसीलिए टीचर क्या कर रहा है, एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले बच्चों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए 79 क्वेश्चन है। हमारा 79 क्वेश्चन है, टीचर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, है ना। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। टीचर मेक ए ग्रुप ऑफ लर्नर एंड प्रोवाइड देम मटेरियल रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट, व्हाई डज टीचर फॉर्म दिस ग्रुप। देखिए क्या कर रहा है कि टीचर क्या कर रहा है कि खाना क्यों खराब होता है, इससे रिलेटेड क्या कर रहा है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। और वो क्या किया है, ग्रुप बना दिया है बच्चों का। तो उसके पीछे टीचर का क्या मोटिव होता है, टीचर की क्या है कि टीचर ऐसा क्यों कर रहा है, ग्रुप बना के बच्चों को बता रहा है ना। टीचर मेक ए ग्रुप ऑफ लर्नर एंड प्रोवाइड देम मटेरियल रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट, टीचर कर रहा है उसके लिए बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना रहा है और उसको एक्सपेरिमेंट के मटेरियल दे रहा है, यानी सामग्री दे रहा है, ठीक है ना, यानी बता रहा है कि ये इन चीजों से क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। तो ऐसा टीचर क्यों कर रहा है ना, क्यों टीचर ग्रुप बनाया है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट देखेंगे। देखिए ईवीएस में क्या है ना, अब सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ईवीएस में है कि अब स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम पहला देखेंगे, इट प्रमोट पीयर लर्निंग, बिल्कुल सही है, ये पीयर लर्निंग को प्रमोट कर, पीयर लर्निंग हमने पढ़ा था ना वाइगस्की में, कि जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को समझाता है या बताता है तो वो उससे क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, पीयर लर्निंग होते हैं। जैसे P1 है एक स्टूडेंट और P2 ये इसको कुछ समझा रहा है जिसको, और इसको बता रहा है, या ये इसको कुछ बता रहा है
और समझा रहा है, तो ये पीयर लर्निंग होती है। यानी आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे जब आपके पढ़ने में हेल्प करते हैं तो वो पीयर लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये तो होगा, पहला तो होगा। इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही है। इससे सोशल, अब ग्रुप में वर्क होगा, वाइगस्की बोलते हैं ना कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे सीखते हैं, है ना। तो ग्रुप लर्निंग होगी तो सब एक दूसरे से सीखेंगे, है ना, सब एक दूसरे से सीखेंगे, और इसको बोलते हैं, और उसमें टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाती है। तो ये भी सही है। ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन। ग्रुप लर्निंग इज एसेंशियल स्ट्रेटेजी मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। देखिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ग्रुप लर्निंग नहीं करनी है ना। ग्रुप लर्निंग आप इसलिए कर रहे हो ताकि बच्चे एक दूसरे से कुछ सीख सके, है ना। तो ए और बी तो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, बर्डन को हटाने के लिए, है ना, आप बर्डन को हटाने के लिए नहीं कर सकते। यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड आ गया है कि बर्डन को हटाने के लिए, कि भाई ग्रुप में डाल दिए तो इंडिविजुअली बताने में ज़्यादा मेहनत लग रहा था, तो ग्रुप में कर दिए तो जिससे मेहनत कम लगेगी, तो ये भी गलत है। तो यानी ऑप्शन ए और स्टेटमेंट ए एंड बी सही होगा, और यही पहले ऑप्शन में दिया है, ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, है ना। ए और बी सही स्टेटमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंडिकेट ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। ईवीएस के असेसमेंट में कौन सा काम नहीं करेगा? द कंसर्न ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये तो करेगा, ठीक है। कोऑपरेशन भी करेगा, क्वेश्चनिंग भी करेगा, बट रिमेम्बरिंग क्या है, नेगेटिव है, तो ये नहीं करेगा, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी याद करना ईवीएस के असेसमेंट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। In EVS, teachers should provide opportunity to children to assess themselves. Self assessment is, है ना। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं मतलब स्वयं अपना आकलन करना चाहिए। बच्चे स्वयं अपना आकलन खुद कर रहे हैं, यानी अपना असेसमेंट खुद करें, उसको हम क्या बोल सकते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, CCE पहला ऑप्शन दिया है। तो CCE का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो ये तो है नहीं, ये तो क्या है, इसके अंडर में ये इसके अंदर में ये सब आते हैं, है ना, CCE के अंडर में आते हैं। क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी सतत आकलन, सतत एंड निरंतर आकलन जो होता है उसके अंदर ये सब आते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। हमको यहाँ बताना है कि सेल्फ असेसमेंट को क्या बोलेंगे जब बच्चे अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट एज लर्निंग, हाँ, असेसमेंट एज लर्निंग को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। जब बच्चे अपना क्या करते हैं, अपने आप को खुद ही चेक करते हैं कि हमने कितना पढ़ा, हमने कितना जाना, और हमें कितना जानना है, इसके बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं, इसके बारे में, इस आकलन को क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, कि आपने कितना पढ़ लिया, यानी सीखने का आकलन, है ना। तो वो आपने कितना पढ़ लिया उसका आकलन करना है लास्ट में, है ना, ये लास्ट में होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग कब होती है, जब आप ड्यूरिंग जब लर्निंग के दौरान आप करते हैं ना, कि हमने इतना सीख लिया और हमें क्या सीखना है, यानी सीखने के लिए आकलन करने को आप क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 2 जब सेल्फ असेसमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ेंगे हम। विच टेक्निक इज यूज इन रेटिंग स्केल, है ना। रेटिंग स्केल के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिटेन क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट एंड असेसमेंट। देखिए, रेटिंग स्केल कैसे होता है, रेटिंग स्केल होता है कि किसी भी बच्चे के बिहेवियर को देख के, है ना, इस तरह की स्केल बनी रहती है ना, जैसे स्केल बनी रहती है। जो बच्चे क्या होते हैं, किसी बच्चे को, जैसे कोई बच्चा पुअर है ना, पुअर है किसी पर्टिकुलर किसी भी एक एरिया में, ठीक है। कोई बच्चा गुड है, कोई बच्चा वेरी गुड है ना, वेरी गुड है, कोई बच्चा एक्सीलेंट है। ये क्या होता है, रेटिंग स्केल होता है।
तो आप टीचर क्या करोगे, टीचर किस हिसाब से रेटिंग स्केल को, कैसे आप रेटिंग स्केल बनाओगे? तो किसी भी बच्चे को जब एब्जॉर्व करोगे, अवलोकन करोगे, देखोगे, उसके बाद ही ना, मान लो कोई बच्चा क्या है, किसी के बिहेवियर की रेटिंग स्केल चल रही कि उसका क्लासरूम में बिहेवियर कैसा है, तो उसको कैसे देखेगा टीचर? उसको एब्जॉर्व करेगा, है ना, एब्जॉर्व करके ही ना, यानी ऑब्जर्वेशन टेक्निक के थ्रू ही ना बताएगा कि हाँ बच्चा जो है वो क्या है, या किस एग्जामिनेशन का उसका मार्क्स आया, और मार्क्स को देखेगा, समझेगा, है ना, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ेंगी उसके बाद। तो ये सब चीज क्या होता है, ये अवलोकन होता है, अवलोकन के थ्रू है आप रेटिंग स्केल बनाते हो। तो कोई बच्चा वेरी गुड पर है तो उसको वेरी गुड वाला दोगे, कोई वेरी गुड वाला दोगे, कोई गुड वाला दोगे, किसी बच्चे को एक्सीलेंट दोगे, तो ये किस पर बेसिस पे होती है? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होती है। यानी रेटिंग स्केल किस पर डिपेंडेंट है? ऑब्जर्वेशन स्किल पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? ईवीएस की टीचिंग की ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड। ये बिल्कुल सही है, ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है कि बच्चे की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा और सृजनात्मकता को क्या करना है? पोषण करना है। तो ये तो सही है। टू डेवलप अवेयरनेस यानी क्या जागरूकता फैलाना है ईवीएस के इशू पर, ये भी सही है। टू एंगेज चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटी, बिल्कुल सही। इस सारे ये जो है ना, ये सब जो पॉइंट लिखा हुआ है ना बच्चों, इसी पर पूरा ईवीएस बेस्ड है। इसी ईवीएस का फोकस इसी पे बच्चों को इन सब चीजों से क्या कराना? अवगत कराना। टू इनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डिफिनेशन। देखिए टेक्स्ट बुक डिफिनेशन, मेमोराइजेशन सारे नेगेटिव वर्ड है और यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा था? नॉट, और इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, नॉट ओनली वाले शब्द से एकदम बच के रहना है, ध्यान से पढ़ना है। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन। पिक्चर रीडिंग is an important activity in EVS. Which of the following indicator and indicators of the learner can be assessed through the picture reading? पिक्चर रीडिंग के जो होता है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है ना, तो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो आपको इसमें ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का बच्चों का आकलन चित्र पढ़ने द्वारा हो सकता है, यानी किसके थ्रू आप पिक्चर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए पिक्चर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, पिक्चर क्या करना है? पिक्चर रीडिंग कर रहा है बच्चा, तो आप क्या उससे बच्चों का क्या आप एसेस कर सकते हो कि बच्चे का कौन कौन से स्किल को एसेस कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही। आप ऑब्जर्वेशन पिक्चर रीडिंग के थ्रू क्या बता, अब जैसे क्या होता है, एक पिक्चर दे दिया जाता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे ये घर है ना, ये क्या है, ये माउंटेन है, फिर मान लो कि ये क्या है, रिवर है, और बच्चे को बोला जाता है कि इसको आप क्या करो, रीड करो कि इसमें क्या क्या है, आप बताओ। तो इससे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतों का बच्चों में आकलन के चित्र पढ़ने द्वारा किया जा सकता है। तो क्या क्या कौन कौन से स्किल का बच्चे का आप आकलन कर सकते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी और बच्चे उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके लिखेंगे, बिल्कुल सही। एक्सप्रेशन, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए पिक्चर ऑब्जर्वेशन में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ये गलत हुआ है ना। देखिए एनालिसिस भी करेंगे बच्चे, एनालिसिस करेंगे ना, उसका विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। एक्सप्रेशन बच्चे अपने आप को व्यक्त करेंगे, तो ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी सही होगा, और किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, in a hilly area it was observed that people have built their house using stone, mud, lime and wood. these house have 2 floor, है ना। देखिए अब स्टोन, मड, लाइम एंड वुड की बात करिए, 2 फ्लोर के हैं घर। तो ये आपको अब ध्यान में आ रहा होगा कि ये कहाँ के हैं। ऑन द ग्राउंड फ्लोर दे प्रोवाइड स्पेस फॉर एनिमल टू लिव एंड ऑल्सो store necessary thing. On the first floor they stay. The roof of the house are flat and made up of 3 thick tree trunk. The hilly area is a part of. देखिए एनसीईआरटी में अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं की गई है, ईवीएस में मेघालय की बात नहीं की गई है, घर से रिलेटेड, शेल्टर से रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश में मनाली की बात की गई है, लेकिन मनाली के हाउस कैसे होते हैं, जैसे स्लैंटिंग रूफ रहती है। और इस तरह का जो दिया गया ना 2 फ्लोर, आपको पकड़ना है कि कहाँ के हाउस है। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि रूफ जो है वो किससे फ्लैट होते हैं, ठीक
फ्लैट होते हैं। देखिए मनाली के हाउस यानी हिमाचल प्रदेश है ये, और ये उत्तराखंड वगैरह का दिया रहता है तो फ्लैट नहीं स्लैंटिंग रूफ रहता है, यहाँ पे फ्लैट रूफ का बात किया जा रहा है। थिक ट्रंक ट्री ट्रंक से बने हुए हैं ना। फिर यहाँ पे दिया गया है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो एनिमल के लिए, ये पता है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लेह एंड लद्दाख के हाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट यहाँ पे ऑप्शन में लेह एंड लद्दाख नहीं दिया हुआ है, तो आप जम्मू एंड कश्मीर को टिक करके आओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए लेह एंड लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था। अब जैसे क्या हो गया कि यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि जैसे ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे है लेह एंड लद्दाख, ठीक है ना। अब भले जब अब डिवाइड होने के बाद ये अलग हो गया, ये अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लेकिन अभी अभी प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं हमारे इंडिया में और 9 यूनियन टेरिटरी है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ के भी हाउस ऐसे ही होते हैं लेह एंड लद्दाख के हाउस की तरह, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस फॉलोड अंडर द झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग के लिए कौन से स्टेटमेंट आपको सही बताए गए हैं, आपको उसको बताना है, ठीक है। आफ्टर बर्निंग वन सेट ऑफ क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर। बिल्कुल सही है कि क्या क्या क्रॉप को काटने के बाद उस जो लैंड होती है, खेती वाली जमीन है, उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। बैम्बू एंड वीड विच आर ग्रोन इन ऑन द लैंड पुल्ड आउट एंड बर्न। पुल्ड आउट नहीं किया जाता है, कट किया जाता है, ये गलत हो गया। एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग द वीड ETC इज यूज एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर नहीं का काम, खाद का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम नहीं करता है, मैन्योर का काम करता है ना। When the land is ready for farming, it is deeply dug, deep नहीं lightly dug up होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ए ही सही है और ओनली ए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Boiled tapioca with any curry made using a coconut is preferred food of the people of। कहाँ के लोग बॉइल्ड टपियोका खाते हैं कढ़ी के साथ और उसमें कोकोनट का यूज करते हैं, तो केरला के लोग ऐसा यूज करते हैं और ये आपका केरला ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवॉक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली इन। जो एनिमल रात में जगते हैं वो किसी भी चीज को किस कलर में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। जो आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, तो वो काले और सफेद रंग में देखते हैं, ठीक है। अर्थवर्म आर कंसीडर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, है ना। अर्थवर्म को क्या करते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट रीजन फॉर द सेम। क्यों बोला जाता है, आपको ये बताना है कि अर्थवर्म हमारा फार्मर के फ्रेंड क्यों होते हैं, आपको बताना है। पहला है अर्थवर्म ईट द डेड लीव एंड प्लांट एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल। बिल्कुल सही है, डेड एंड लीफ का डेड लीफ और प्लांट को वो खाते हैं और उसके बाद जो उसकी ड्रॉपिंग होती है, जब वो मतलब अब उसके अपने फेसेस के थ्रू है, अपने स्टूल के थ्रू जब वो मिट्टी में जाते हैं तो वो फर्टिलाइज्ड करते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो ऑप्शन होगा, ठीक है। अर्थवर्म ईट द वीड एंड सेव द मेन क्रॉप। देखिए वीड को नहीं, वो खड़ पर इतने छोटे हैं, वो वीड को कैसे खा सकते हैं, ये तो नहीं होगा। अब खरपतवार को कैसे इतना छोटा हुआ अर्थवर्म खा सकता है, ठीक है ना। अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिंगिंग अंडरनेथ। बिल्कुल अच्छा, कछुआ जमीन में छेद बनाते हैं और जिससे जमीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही है। द टनल मेड बाय द अर्थवर्म प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। बिल्कुल सही, टनल जो बनाते हैं, टनल बनाते हुए ऐसे चलते हैं और एक घर टाइप का बना लेते हैं, उससे क्या होता है, एयर एंड वाटर या इजिली क्या होता है, पास हो जाता है, तो एक रास्ता बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर A, C and D यानी स्टेटमेंट A, C and D आपका सही होगा। किसमें है, A, C and D, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइबल पीपल हैव been using bronze to make many things since thousands of years. Bronze is still used in our house. Select from the following most
करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्राउन। यानी आपको बताया गया है कि ट्राइबल लोग, जो आदिवासी लोग हैं, वो बहुत सालों से कांसे का प्रयोग कर रहे हैं ना, और वो जो बहुत सालों से यूज हो रहा है और अभी भी यूज होता है कई हाउस होल्ड आइटम बनाने में या हाउसों में यूज होता है। तो वो जो ब्राउन्स है वो किससे बना हुआ है? तो हम पढ़ते आ रहे हैं क्या कि ब्राउन जो होता है वो मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन से बना होता है। कॉपर कितना % होता है आपको ध्यान में रखना है, 88% होता है कॉपर, ठीक है, और टीन कितना % होता है, 12%, ठीक है ना। और जब कॉपर एंड जिंक मिलता है तो क्या बनता है, ब्रास बनता है ना। ब्रास कैसे बनता है, कॉपर Cu एंड जिंक से, है ना, जिंक से Zn, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि हमने ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि किसके थे, जुलाई 2019 के थे। और आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रह गई है या कमी रह गई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।